आज हम मुगल चित्रकला के बारे में जानेंगे। मुगल काल ये शांति और समृद्धि का काल है, और शांति और समृद्धि का काल है इसलिए इस काल में कलात्मक गतिविधियों का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। अगर चित्रकला हम देखें तो चित्रकला सल्तनत काल में चित्रकला का विकास नहीं हुआ था, और किसी भी सुल्तान ने चित्रकला के प्रति कोई रुचि नहीं दिखाई। वैसे भी इस्लाम में चित्रकला की मनाही है, तो ये भी एक कारण रहा होगा कि सल्तनत काल में चित्रकला पर उतना ध्यान नहीं दिया गया, तो इसका विकास नहीं हुआ सल्तनत काल में। चित्रकला की वास्तविक नींव जो पड़ी, जो वास्तविक विकास हुआ, वो मुगल काल में हुआ। मुगल काल में जो पहला शासक है बाबर इसका बड़ा लगाव था चित्रकला से, और साहित्यिक अभिरुचि का व्यक्ति भी है बाबर। लेकिन बाबर को उतना समय नहीं मिला कि ये चित्रकला क्षेत्र में ध्यान दे। हालांकि बाबर तुझके बाबरी में behzad का वर्णन करता है। behzad ये बहुत बड़े मध्य एशिया के चित्रकार थे, तो behzad से बड़ा प्रभावित था इसके चित्रों से, तो behzad का वर्णन करता है बाबर तुझके बाबरी में। और उसकी बड़ी दिली ख्वाहिश थी behzad से चित्रकारी करवाने की। हालांकि समयाभाव के कारण बाबर इस क्षेत्र में कुछ नहीं कर पाया। बाबर के बाद जब इसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा, तो हुमायूं के जो शुरुआती 10 वर्ष रहे, ये तो बड़ी अव्यवस्था के वर्ष रहे, और हुमायूं को भारत से पलायन भी करना पड़ा, भागना पड़ा। जब ईरान प्रवास में था हुमायूं जब शाह तहमास्प के दरबार में पहुंचा, तो ईरान में शाह तहमास्प के दरबार में ये 2 चित्रकारों से इसकी मुलाकात हुई। एक तो थे मीर सैयद अली, और इन्हीं के पिता थे मंसूर। तो जब काबुल पे अधिकार किया हुमायूं ने, तो इन दोनों लोगों को आमंत्रित किया अपने दरबार में। और मीर सैयद अली, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जो मुगल चित्रकला की नींव पड़ी वो हुमायूं के समय पड़ी। और हुमायूं ने मीर सैयद अली जो हैं, तो मीर सैयद अली को नादिर तो मीर सैयद अली को नादिर उल अस्र की उपाधि दी। तो हुमायूं ने इनको नादिर उल अस्र की उपाधि दी। और इन दोनों लोगों को जो चित्रकारी करने का कार्य सौंपा गया, तो इन्हीं लोगों ने दास्ताने अमीर हमजा को चित्रित किया। दास्ताने अमीर हमजा, तो दास्ताने अमीर हमजा को चित्रित करने का कार्य शुरू किया इन लोगों ने। और दास्ताने अमीर हमजा जो पुस्तक है, इसमें 1375 चित्र हैं, तो बहुत ज़्यादा चित्रित पुस्तक है दास्ताने अमीर हमजा। बाद में इन्हीं से आके जुड़ गए एक और बहुत बड़े चित्रकार थे, अब्दुल समद। तो अब्दुल समद जो हैं, इन्होंने भी दास्ताने अमीर हमजा का जो चित्रण हुआ इसमें अपना योगदान दिया, और इनको हुमायूं ने
सीरी कलम की उपाधि दी थी, सीरी कलम। तो सीरी कलम की उपाधि दी हुमायूं ने। तो इस तरीके से हुमायूं के समय चित्रकला की नींव पड़ी मुगल काल में। हुमायूं के बाद चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ अकबर के समय। अकबर ने एक चित्रशाला की भी स्थापना की थी। तो अकबर के समय बहुत सारे चित्रकार थे, बहुत सारे चित्रकारों को इसने आश्रय प्रदान किया। और अकबर के समय बहुत सारी पांडुलिपियों का चित्रण हुआ। तो इसके समय जो पांडुलिपि चित्रण हुआ उसमें एक तो दास्ताने अमीर हमजा, दास्ताने अमीर हमजा। तो दास्ताने अमीर हमजा का जो चित्रण शुरू हुआ था हुमायूं के काल में, वो अकबर के काल में पूरा हुआ। इसके अलावा अकबर के काल में रामायण का चित्रण किया गया, महाभारत या रजमनामा इसका नाम है, तो महाभारत का चित्रण हुआ। इसके अलावा वाकियात ये बाबरी का चित्रण हुआ। तो वाकियात बाबरी, अनवारे सुहेली। तो इस तरीके से बहुत सारी पांडुलिपियों का चित्रण अकबर के काल में किया गया। अकबर के काल में बहुत सारे प्रमुख जो चित्रकार थे, तो जो अकबर काल में प्रमुख चित्रकार हैं उसमें दसवंत हैं, बसावन, अब्दुल समद, फारूक बेग, मुकुंद, जगन्नाथ। तो इस तरीके से अकबर काल में ये बहुत सारे चित्रकार थे। मिस्किन है, मिस्किन। तो ये सारे चित्रकार जो है अकबर के काल में आश्रय पाते थे। कई को तो अकबर ने मनसबदार बना दिया था, कई चित्रकारों को। इसमें जो दसवंत थे, दसवंत ये कुम्हार का लड़का था एक, तो ये कहार का लड़का था और ये बहुत बड़ा चित्रकार था। लेकिन बाद में ये पागल हो गया, इतना यश पा गया कि ये विक्षिप्त हो गया, पागल हो गया और इसने आत्महत्या कर ली। बसावन बहुत बड़े चित्रकार हैं जिनकी रचना है कृष्काय घोड़े के साथ मजनू। तो इस तरीके से अकबर के काल में बहुत बड़े पैमाने पर चित्रकला का विकास हुआ। हालांकि अकबर काल में पांडुलिपि चित्रण पर ज्यादा जोर दिया गया। मुगल काल में चित्रकला अपने चरम पर पहुंची जहांगीर के काल में। तो जहांगीर के काल में चित्रकला अपने चरम पर पहुंच गई। जहांगीर व्यक्तिगत रूप से चित्रकला में बहुत रुचि रखता था, खुद चित्रकला करता था और चित्रकला में इतना ज़्यादा रुचि रखता था कि तुझके जहांगीरी में ये लिखता है कि अगर हमारे दरबार के चित्रकार मिल के अगर कोई चित्र बनाए तो हम ये बता सकते हैं कि किसने आँख बनाई है, किसने कान बनाया है, किसने मुंह बनाया है। इसका मतलब कि ये
चित्रकला का बहुत बड़ा पारखी व्यक्ति था। जहांगीर के काल में चित्रकला का बहुत ज़्यादा विकास हुआ और इसमें गहरे रंगों का प्रयोग किया जाने लगा। इसके अलावा इसके काल में पांडुलिपि चित्रण जो होता था अकबर काल में, तो पांडुलिपि चित्रण की जगह अब छवि चित्रकारी की शुरुआत हुई। तो छवि चित्रकारी यानी पोर्ट्रेट बनाना शुरू हुआ, छवि चित्रकारी। इसके अलावा प्राकृतिक भूदृश्यों की चित्रकारी, पशु पक्षियों की चित्रकारी। तो इस तरीके से चित्रकला का दायरा बहुत बढ़ गया इसके काल में। और इसके काल में जो चित्र बनाए गए जहांगीर के काल में, उनमें स्वाभाविकता दिखाई देती है, सहजता दिखाई देती है। तो इस तरीके से स्वाभाविक चित्र हैं इसके काल के। इसके काल में जो प्रमुख चित्रकार थे, अबुल हसन है, बिशन दास थे। अबुल हसन, बिशन दास, मिस्किन, मंसूर। तो ये इसके काल के चित्रकार थे प्रमुख। अबुल हसन बहुत बड़े चित्रकार थे इसके समय के। बिशन दास छवि चित्रकारी में माहिर थे। इन्होंने फारस के शाह का चित्र बनाया था। अबुल हसन ने जो तुझके जहांगीरी पे जहांगीर का चित्र है वो बनाया था इन्होंने। मिस्किन जो है ये विदेशी चित्रकार था और ये 3D चित्र बनाता था मिस्किन। मंसूर जो हैं ये पशु पक्षियों के बहुत बड़े चितेरा थे ये। जैसे इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं मंसूर की, वो एक तो बंगाल का पुष्प, और साइबेरियन सारस। तो ये मंसूर की प्रमुख कृतियां हैं, बंगाल का पुष्प और साइबेरियन सारस। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जहांगीर के काल में चित्रकला का बहुत ज़्यादा विकास हुआ और चित्रकला अपने चरम पर पहुंच गई। शाहजहां के काल में भी चित्रकला का विकास जारी रहा, लेकिन शाहजहां को स्थापत्य कला में ज़्यादा रुचि थी। तो स्थापत्य कला में ज़्यादा लगाव रखता था शाहजहां। तो इसलिए शाहजहां के काल में चित्रकला का उतना विकास नहीं हुआ। दूसरी चीज़ कि शाहजहां के काल में जो परिवर्तन आया, शाहजहां के काल में चित्रों में स्वाभाविकता का अभाव दिखाई देता है। तो स्वाभाविकता का अभाव दिखाई देता है और इसके समय बहुत चटक रंगों का प्रयोग किया गया और गहरे रंगों का प्रयोग किया गया और चित्रों में कृत्रिमता दिखाई देती है चित्रों में। शाहजहां के काल में जो चित्र बनाए गए, इसके काल में बॉर्डर बनाने की कला का विकास हुआ। तो बॉर्डर बनाने की कला का विकास हुआ, तो जो चित्र बनाए जाते थे जिससे उसके किनारे बॉर्डर बनाया जाता था, उसको फूलों से पत्तियों से सजाया जाता था। तो बॉर्डर बनाने की कला का विकास हुआ। शाहजहां के काल में जो चित्र बने हैं, शाहजहां को अपने दैवी चित्र बनाने का बड़ा शौक था कि जैसे दैवी चित्र बनाए जाते हैं, पीछे आभा मंडल दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो प्रभावशाली चित्र हों। तो शाहजहां को अपने दैवी चित्र बनाने का
दैवीय चित्र बनवाने का शौक था। तो इस तरीके से ये शाहजहां काल में जो चित्रकला का विकास हुआ, शाहजहां के बाद औरंगजेब के काल में चित्रकला का विकास अवरुद्ध हो गया। औरंगजेब चूंकि कट्टर सुन्नी मुसलमान है, तो इसने जो चित्र बने भी हुए थे, जो चित्र इमारतों पे बने हुए थे, उन पे चूना पुतवा दिया इसने। तो इसके काल में चित्रकला का विकास अवरुद्ध हो गया और चित्रकार जो है ये क्षेत्रीय राज्यों में चले गए। लेकिन एक इसका फायदा हुआ कि क्षेत्रीय राज्यों में जब चित्रकार फैल गए तो चित्रकला का विकास क्षेत्रीय राज्यों में बहुत ज़्यादा हुआ। और इसी के बाद हम देखेंगे कि भाई राजपूत शैली का विकास हुआ, जो पहाड़ी शैली का विकास हुआ। राजपूताना में हम देखेंगे कि किशनगढ़ शैली का विकास हुआ। किशनगढ़ शैली जो है, किशनगढ़ शैली, इसके बहुत ही बड़े एक चित्रकार हुए निहाल चंद्र। और निहाल चंद्र की ही कृति है बनी ठणी। तो बनी ठणी इनकी बहुत बड़ी कृति है। और बनी ठणी जो है, इसको भारत की मोनालिसा कहा जाता है। भारत की मोनालिसा, तो भारत की मोनालिसा कहा जाता है बनी ठनी को। तो इस तरीके से औरंगजेब के काल में जब चित्रकला का विकास अवरुद्ध हुआ तो ये क्षेत्रीय राज्यों में फैल गई और इसका और ज़्यादा विकास हुआ। इस तरीके से आज हमने मुग़ल जो चित्रकला थी उसके बारे में चर्चा की। अब अगले लेक्चर में हम मुग़ल काल में जो संगीत का विकास हुआ है, जो शिक्षा का विकास हुआ है, इस पर चर्चा करेंगे।